हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएससी यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड की वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विकास की अवस्था प्याजे एवं वर्ण के अनुसार। तो ये हमारी यूनिट फर्स्ट का लास्ट वीडियो है और इसके बाद यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले की भी जो वीडियोस हैं वो आ चुकी हैं और पेपर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है। तो जिन प्याजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या है, ये हम जानेंगे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन प्याजे जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने ही 3 बच्चों का अध्ययन किया। इन बच्चों के अध्ययन से प्याजे ने जो कुछ सीखा उससे उन्हें मानसिक विकास के सिद्धांत के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। अपने बच्चों के विस्तृत अध्ययन और अन्य प्रयोगशाला अध्ययनों से प्याजे ने बदलते हुए स्वरूप की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाले, जिससे बच्चों के प्रत्यक्षीकरण और विचारों के बारे में पता चला। जैसे जैसे बच्चा शिशुअवस्था से किशोरावस्था तक पहुंचता है, वैसे वैसे बच्चे के प्रत्यक्षीकरणों और उसके विचारों के बारे में पता चलता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए संज्ञान के अर्थ के संबंध में कहा है कि संज्ञान प्राणी वह ज्ञान है जिससे वह वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करता है और इसमें अनेक मानसिक क्रियाएं जैसे चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि शामिल होती हैं, जो निरंतर रूप से चलती रहती हैं। विकास को किसी अवस्था विशेष में उनमें बदलती नहीं है। पियाजे का यह भी मानना है कि बालक द्वारा प्राप्त या अर्जित किया गया ज्ञान भंडार का स्वरूप और बनावट विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बदलता रहता है तथा साथ ही परिमार्जित या संशोधित होता रहता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पियाजे का मानना है कि बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त पियाजे के सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि बालक के संज्ञान की संरचना और स्वरूप अलग अलग अवस्थाओं में भिन्न भिन्न होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था के दौरान बालक द्वारा अर्जित या प्राप्त किए गए ज्ञान भंडार को स्कीमा का नाम दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास अलग अलग नामों से आ सकता है, जैसे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत तो ये है ही, इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, तो ये इस नाम से भी आ सकता है। इसके अलावा इसे अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस नाम से भी आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर करना है। ठीक है, तो पियाजे का क्या मानना है कि जैसे जैसे बच्चा शिशुअवस्था से किशोरावस्था में आता है, वैसे वैसे बच्चे में विचारों में बदलाव आता है और जैसे जैसे उसके विचारों में बदलाव आता है, हमें भी उसके विचारों का धीरे धीरे पता चलता है और ये पता चलता है कि उसके विचारों में उसकी जो चिंतन शक्ति है, उसकी जो तर्क शक्ति है, उसमें किस तरह के विचार बन रहे हैं, किस तरह की उससे समस्याएं पैदा हो रही हैं और किस तरह से वो उसका समाधान कर रहा है। पियाजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत में विभिन्न क्रियाओं की विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। पियाजे का सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि लोग कैसे सोचते हैं, बजाय इसके कि लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे क्या अपने सिद्धांत में बताना चाह रहे हैं कि लोग सोचते कैसे हैं, ये नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, वो अलग अलग तरह से सोचता है, लेकिन वो सोचता कैसे है, ये चीज़ इनका पॉइंट है। पियाजे का सिद्धांत सभी समाजों और संस्कृतियों पर लागू होता है। इनके सिद्धांत की सबसे प्रमुख शक्ति यह है कि यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि व्यक्ति की वंशानुक्रमिक क्षमताएं वातावरण के साथ अंतःक्रिया करती हैं और बौद्धिक रूप में क्रियाशील बालक या व्यक्ति उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत में दोनों वंशानुक्रम और वातावरण को महत्व दिया गया है। ठीक है, तो पियाजे ने किसे किसे महत्व दिया है, वंशानुक्रम को और वातावरण दोनों को ही महत्व दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मूल्यांकन। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका मूल्यांकन करते हैं हम। उपयुक्त विवरण के अध्ययन के पश्चात पियाजे महोदय के बौद्धिक विकास के सिद्धांत के बारे में हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। सबसे पहला है, पियाजे के अनुसार ज्ञानात्मक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पिछली अवस्था के आधार पर ही अगली अवस्था का निर्माण या विकास होता है। सेकंड है, अहम केंद्रीकरण विकास का बहुत ही गंभीर पक्ष है, जिसे विकेंद्रीकरण द्वारा अवश्य ही परिवर्तित किया जाना चाहिए। थर्ड है, यह उपयुक्त या सही आयु जिस पर विकास की वही अवस्थाएं जाएं
इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सभी बच्चे सभी समाजों में इन विकास की अवस्थाओं से गुजरे। चौथा है, बच्चे के सोचने की विषय वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है उसके चिंतन की प्रकृति। प्याजे का मुख्य लक्ष्य था यह जानना कि लोग कैसे सोचते हैं, ना कि वे क्या सोचते हैं। बच्चों के सोचने के ढंग को जान लेने के पश्चात मनोविज्ञान चिंतन का विकास करना सीख सकते हैं। जेलमन व अन्य लोगों के अनुसंधान द्वारा यह पता चलता है कि बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों को विभिन्न आयु स्तरों के बच्चों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछने चाहिए। साज और जेलमन ने यह बताया कि 2 वर्षीय बालक अपने वाक्यों की लंबाई बदल लेते हैं यह जानकर कि वे किससे बात कर रहे हैं। ऐसे बच्चे छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जब वे छोटे बच्चों से बात करते हैं। लैम्प्रस फलवेल ने अपने अध्ययन में यह पाया कि 2 वर्षीय बच्चे अपने पुस्तक में चित्रों एवं उदाहरणों को अपनी माँ को दिखाने के लिए पुस्तक को घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करने चाहिए और ये उद्दीपन उनकी आयु स्तर के अनुसार हो। नेक्स्ट है, बच्चों को उनके आयु स्तर से अधिक कार्य करवाना समय व्यर्थ करवाना होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के ज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए भिन्न आयु स्तर के बच्चों से भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाएं। नेक्स्ट है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए माता पिता का प्यार और अंतःक्रिया आवश्यक है। नेक्स्ट आता है, उद्दीपन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। फिर है 11वां, बच्चों की भौतिक और बौद्धिक उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है, संवेदनात्मक उद्दीपन प्राप्त करने वाले बच्चों का बौद्धिक विकास तीव्र होता है। उसके बाद आता है, प्याजे के अनुसार इस विकास का बोझ बच्चों का अधिक नहीं पड़ना चाहिए। तो प्याजे क्या कहते हैं कि इस विकास का बोझ बच्चों पर अधिक नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बच्चों पे ये बोझ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा में ब्रूनर का योगदान। अभी हमने जिन प्याजे का पढ़ा था, अब हम ब्रूनर के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो जिन प्याजे तथा ब्रूनर दोनों को ही विकासात्मक संप्रदाय में माना जाता है। ब्रूनर ने अपने कार्य में प्याजे के विकास के सिद्धांतों को ही अपनाया है। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित विकास के सिद्धांतों में शिक्षण सिद्धांतों पर अधिक बल दिया गया है। स्वयं ब्रूनर के अनुसार संक्षेप में शिक्षण सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि शिक्षक क्या सीखना चाहता है। इसका संबंध अधिगम की व्याख्या की अपेक्षा विकास से है। अधिगम तथा विकास के सिद्धांत असंगत नहीं है। शिक्षा सिद्धांत का संबंध अधिगम तथा विकास से है। यह उन्हीं सिद्धांतों से संबंधित है जहां इनका उपयोग होता है। सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित या विकसित मॉडल में पाठ योजना, संप्रेषण, प्रत्यक्ष निष्पत्ति प्रतिमान सूचना प्रकरण में प्रमुख स्रोत के रूप में किया जाता है। आगमन तर्क के विकास हेतु यह प्रतिमान विशेष उपयोगी होता है। उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं के विकास के संबंध में ब्रूनर ने कुछ नए प्रत्यय लेकर नए दृष्टिकोण प्रदान किए हैं। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की निम्नलिखित 3 अवस्थाओं को बताया है। पहला गामक अवस्था, दूसरा प्रतिमा परकता अवस्था और तीसरा प्रतीकात्मक अवस्था। तो गामक अवस्था क्या होती है? इस अवस्था में बालक के सीखने की प्रक्रिया शब्दहीन क्रियाओं तथा शमक क्रियाओं की प्रबल भूमिका होती है। इस अवस्था में वस्तु को पकड़ना, हाथ पैर हिलाना, लेटे लेटे खिसकना, घुटनों के बल चलना आदि कार्य को बालक करता है। फिर आता है प्रतिमा परकता अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अधिगम करता है। बालक अपने संवेदना शक्ति से विकास करता हुआ रंग, गंध व धुएं जैसे सामान्य तत्वों की पहचान अतिरिक्त बहुत से कार्य करने की छोटी छोटी विधियों को ढूंढता है। थर्ड आता है प्रतीकात्मक अवस्था। यह बौद्धिक विकास की अंतिम अवस्था है जिसमें बालक अपने अनुभवों को भाषा से समृद्ध करता है तथा भाषा चिन्हों के एवं संकेतों के द्वारा भाषा का संबंध वस्तुओं व मूल विचारों से जोड़ता है। इस प्रकार ब्रूनर ने विकासात्मक मनोविज्ञान को विकसित कर शैक्षिक जगत में नए संप्रत्तियों का प्रयोग किया। संप्रत्ति निर्माण में खोजपूर्ण अधिगम तथा भाषा विकास की प्रक्रिया को समझकर शिक्षण को प्रभावी बनाने का प्रयास किया। ब्रूनर के शिक्षण सिद्धांत की विशेषताएं। तो देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, पहली विशेषता है अधिगम की पूर्वानुकूलता। पूर्ववर्ती अनुभव तथा संदर्भों से बालक अधिगम की क्रियाओं को आधार प्रदान करता है, अतः बालकों का शिक्षण सदैव अधिगम आधारित होता है, मतलब सीखने पर आधारित होता है।
सेकंड है ज्ञान की संरचना। ज्ञान अथवा विषय वस्तु का नियोजन अधिगम को सरल एवं सुगम्य बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब जो ज्ञान है या विषय वस्तु जो है जब उसे बनाया जाता है तो जो हमारी सीखने की प्रक्रिया है उसे सरल बनाने के लिए और सुगम्य मतलब रोचक बनाने के लिए उसे किया जाता है, जिससे कि वो अट्रैक्टिव हो थोड़ी और हमारा उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाए। फिर थर्ड आता है तारतम्यता। विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है पुनर्वलन। शिक्षण सिद्धांत में बालकों के अधिगम हेतु पुरस्कार, दंड, प्रशंसा आदि प्रेरकों का समावेश होना चाहिए। फिर देखिए ब्रूनर के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास पर बल देते हुए उसे शिक्षण सिद्धांत एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित किया है। ब्रूनर के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। पहला है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम एवं संज्ञानात्मक प्रक्रिया होने के कारण संज्ञान में मानसिक योग्यता बुद्धि से अधिक प्रभावी है, जो कि शैक्षिक जगत में अभूतपूर्व संप्रत्य है। नेक्स्ट है, शिक्षण सिद्धांतों के कारण शिक्षा का आयोजन कक्षा कक्ष में बालकों की आयु एवं ज्ञानात्मक विकास के आधार पर किया जाने लगा है। थर्ड है, अधिगम चिंतन का प्राय माना जाने पर शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को चिंतन प्रधान बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, शैक्षिक क्षेत्र में नवीन ज्ञान नवाचारों को विभिन्न संबंधित माध्यमों से संकलित करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, उदाहरणों का विश्लेषण एवं अभ्युत कराना भी आवश्यक है, क्योंकि आत्मसातीकरण हेतु शिक्षक को अधिकाधिक उदाहरण देने पड़ते हैं। उसके बाद आता है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण बालकों के भाषाई विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो जब हम उनका संज्ञानात्मक विकास करना है तो समय पे हमें उनकी भाषाई विकास पे ध्यान देना चाहिए कि उनकी भाषा कैसी है। ठीक है, उनकी भाषा को अच्छा बनाना चाहिए। फिर आता है, बालक लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत से अधिक अधिगम करता है, मतलब सीख के, लर्निंग बाय डूइंग मतलब सीख के करना। अतः अनुभवों के आधार पर ही अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, तो उनके अनुभवों के आधार पर ही हमें उनका अभ्यास करवाना चाहिए, मतलब एक तरह से उन्हें एग्जाम्पल्स देने चाहिए या उनसे ऐसे काम करवाने चाहिए जिससे कि वो करके सीखें। ठीक है, जिससे कि वो सीख के करें और करके सीखें, जिससे क्या होगा कि उन्हें ये काम जल्दी आएगा। फिर आता है, ब्रूनर ने खोज की अन्वेषण विधि द्वारा समस्याओं के समाधान पर बल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपका कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।